वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में टॉपिक एडमिशन। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एडमिशन टर्म किस सेक्शन में डिफाइंड है हमारे एविडेंस एक्ट 1872 में, तो सेक्शन नंबर 17 एडमिशन टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। स्टार्ट करते हैं। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggests any inference as to any fact and issue or relevant fact which is made by any of the person under the circumstances herein after mentioned। अगर हम बात करते हैं बेरेट की लैंग्वेज के बारे में, किसकी, सेक्शन 17 की, तो क्या कहता है सेक्शन 17? एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट? ओरल फॉर्म में भी हो सकती है स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकती है स्टेटमेंट, और किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कंटेन हो सकती है स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट क्या सजेस्ट कर रही हो? एनी इन्फ्रेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रही है। वो स्टेटमेंट किसकी? फैक्ट एंड इशू की या रेलिवेंट फैक्ट की। वो स्टेटमेंट किस पर्सन के द्वारा दी गई होगी? जो हम सेक्शन 18 से लेके 20 के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 20 किसके बारे में बताते हैं? वो पर्संस जो क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं अंडर द सर्कमस्टांसिस, और जिन सर्कमस्टांसिस में दी होगी वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि कोई भी स्टेटमेंट किसी पर्सन के द्वारा दी गई है किसी भी सर्कमस्टांसिस में, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ओरल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, वो क्या सजेस्ट कर रही है? एनी इन्फ्लुएंस टू एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? एडमिशन कहलाएगी। अब इसे चार्ट फॉर्म से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सेक्शन 70 के इस बारे में बात करता है भैया, एडमिशन के बारे में। क्लियर है? क्या है सेक्शन 17? एडमिशन क्या है? कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट में फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो किस चीज को सजेस्ट कर रही हो? सजेस्ट एन इन्फ्लुएंस एज टू फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट, यानी कि फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में वो स्टेटमेंट बता रही हो। क्लियर? मेड बाय पर्सन अंडर सेक्शन 18 टू 20, यानी कि एडमिशन कौन पर्सन कर सकता है? एडमिशन कौन पर्सन कर सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 से लेके 20 तक, यानी कि वो पर्संस बताएंगे सेक्शन 80 टू 20 हम उन पर्संस के बारे में बात करेंगे जो पर्सन क्या दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, यानी कि जो पर्सन क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। क्लियर? अंडर सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 80 टू 30, 18 से लेके सेक्शन 30 तक क्या है, सर्कमस्टांसेस भी है, यानी कि किन किन सर्कमस्टांसेस में कौन कौन पर्सन स्टेटमेंट दे सकता है, और वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? एडमिशन कहलाएगा। वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? एडमिशन कहलाएगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ एडमिशन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ एडमिशन से पहले मैं आपको हल्का सा और एडमिशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम सिंपल सेक्शन 17 को भी मत सोचिए। अगर हम एडमिशन को नॉर्मली भी कहते हैं तो एडमिशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी हम अपने फॉल्ट को एडमिट करते हैं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट बताते हैं कि हाँ ये चोरी मैंने करी है, तो ये क्या? एडमिशन है। क्लियर? अब इसमें भी दो चीज मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन भी क्या कह सकते हैं हम, किस चीज का एडमिशन कर सकते हैं? सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ सर्विंग, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं सेल्फ हार्मिंग। वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? आपने ऐसी स्टेटमेंट दी है, यानी कि ऐसा एडमिशन किया है जो क्या है, सेल्फ हार्मिंग है। एग्जाम्पल, थेफ्ट। क्लियर? आपने थेफ्ट का एग्जांपल दिया कि हाँ जो एक ही घर से चोरी हुई थी वो मैंने करी थी। क्लियर? इस चीज का आपने क्या करा? एडमिशन दिया। अगर हम बात करते हैं सेल्फ सर्विंग की, तो ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक्सेप्शन है इसके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल्फ सर्विंग क्या होगी? जैसे एक कोई फोन है, वो आपने कहा ये फोन मेरा ही है, या आपने अपने फेवर में कोई भी स्टेटमेंट दिया, यानी कि अपने फेवर में एडमिशन करा है, तो वो एडमिशन एडमिसिबल नहीं है। कुछ सर्कमस्टांसिस पे वो एडमिसिबल है, यानी कि सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी एडमिसिबल है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जनरली आंसर क्या है? नो, बट कुछ एक्सेप्शन है, वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? टाइप्स ऑफ एडमिशन। अब एडमिशन के कितने तरीके होते हैं? जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। नाम से समझ आ रहा होगा, जो आपने एडमिशन करा है कहाँ? मेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ,
तो वो हमारा कौन सा एडमिशन हो गया? जुडिशियल एडमिशन, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस क्या होते हैं? मेड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमने कोर्ट में क्या नहीं करा? एडमिट नहीं करा, एडमिशन नहीं करा, आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ क्या करा? एडमिशन करा है। ठीक है। कम टू द सेक्शन नंबर 18, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब देखिए यहाँ किस बारे में बात हो रही है? एडमिशन कौन कौन पर्सन कर सकता है। जैसा कि याद करिए, पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्शन 17 बता रहा है एडमिशन के बारे में, तो वहां लिखा था कोई भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, क्लियर, जो क्या सजेस्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस सजेस्ट कर रही है फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड, तो वो हमारा एडमिशन कहलाता है। तो वहां मैंने आपको बताया था कौन कौन पर्सन एडमिशन कर सकते हैं, वो हम किस सेक्शन में डील करेंगे? सेक्शन 18 टू सेक्शन 20 डिस्कस करेंगे, क्लियर, एविडेंस एक्ट 1872 में। तो 18 में कौन है? देखिए, अगर हेडिंग से समझते हैं तो एडमिशन कौन कर सकती है? पार्टी भी कर सकता है और एजेंट भी कर सकती है। पार्टी क्या होता है? नॉर्मली सभी को पता होगा, जैसे ए और बी के बीच में क्या हुआ है? सूट हुआ है, क्लियर, तो ए भी एडमिशन कर सकता है, बी भी एडमिशन कर सकता है, क्लियर। एजेंट यानी कि ए का एजेंट है सी, ऑथराइज्ड एजेंट है, तो वो भी ए के बिहाफ पे क्या कर सकता है? एडमिशन कर सकता है, क्लियर। रीड आउट करते हैं सेक्शन 18 को। स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, ये आपको समझ आ रहा होगा, ए और बी के बीच में सूट है, तो ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है, क्लियर। और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी, यानी कि ए का एजेंट भी कर सकता है और बी का एजेंट भी कर सकता है, क्लियर। whom the court regards under the circumstances of the case as expressly and impliedly authorized, यानी कि जो ए का एजेंट क्या है, लेट्स सपोज सी, एंड बी का एजेंट क्या है, लेट्स सपोज डी, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या होने चाहिए? ऑथराइज होने चाहिए, क्लियर, किस चीज के लिए? एडमिशन देने के लिए। कम टू द नेक्स्ट, बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, यानी कि एडमिशन और कौन कर सकता है? रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। अगर हम नॉर्मली ये समझने की बात करते हैं सिंपल वर्ड्स में, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर यानी कि कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, क्लियर, वो पर्सन भी क्या कर सकता है? एडमिशन दे सकता है अंडर सेक्शन 18, क्लियर। स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज टू द सूट, सुइंग और सुइड, यहां किसके लिए बात करी गई है? डिफेंडेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर एंड सुइंग में प्लेंटिफ एज अ representative character, clear। In a representative character are not admission unless they were made while the party making them held that character। अब इसको मैं एक illustration से, यानी कि illustration का एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। लेट्स सपोज, अगर आपको पता हो, ये मैंने क्या लिखा है? पार्टनरशिप। अब जैसे ए एंड बी हैं, दोनों की एक फर्म है, ये दोनों ही क्या है? पार्टनर, क्लियर। अगर सी से कोई डिस्प्यूट हुआ, तो अब ये दोनों ही पार्टनर हैं और इस फर्म के साथ डिस्प्यूट हो चुका है, तो ए क्या कर सकता है? एडमिशन कर सकता है, किसके बिहाफ पे? बी के बिहाफ पे, एज अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, क्लियर। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो हमारे कर्ता होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर जो पर्सन कर रहा है, वो क्या कर देता है? एडमिशन कर देता है सबके बिहाफ पे या अदर पर्सन के बिहाफ पे, तो वो स्टेटमेंट जो कहता है वो भी क्या कहलाई जाएगी? एडमिशन कहलाई जाएगी, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अगर कोई पार्टी है वो सब्जेक्ट मैटर में क्या है? इंटरेस्टेड है, तो वो पार्टी भी क्या कर सकती है? बिल्कुल सही, स्टेटमेंट दे सकती है, और वो स्टेटमेंट क्या कहलाई जाएगी? एडमिशन कहलाई जाएगी, क्लियर। इसे भी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पहले रीड आउट कर लेते हैं। पर्सन्स हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर में जो प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट मैटर है उस पे क्या है? पर्सन का, एक व्यक्ति का क्या है? या तो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट है या मनी से रिलेटेड इंटरेस्ट है, क्लियर। तो वो पर्सन भी जो स्टेटमेंट देगा, तो वो स्टेटमेंट भी क्या कहलाई जाएगी? एडमिशन कहलाई जाएगी। वो पर्सन भी अंडर सेक्शन 18 क्या दे सकता है? स्टेटमेंट दे सकता है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्टली बात करते हैं किसके, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के बारे में, तो आप समझिए, लेट्स सपोज एक घर है, क्लियर। अब इस घर में मैं काफी टाइम से रहता हूं, ठीक। अब जो मेरा लैंडलॉर्ड है, मैं उसे पेमेंट करता हूँ रेंट, क्लियर। अगर ये मैटर इशू में आता है कि ये प्रॉपर्टी इस लैंडलॉर्ड की है या नहीं, तो मेरी जो स्टेटमेंट होगी, मैं भी स्टेटमेंट दे सकता हूं, मैं भी एडमिशन कर सकता हूं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मेरा क्या है, प्रोप्राइटरी राइट है, क्लियर। देन पेक्यूनरी इंटरेस्ट, पेक्यूनरी इंटरेस्ट क्या हो गया, मनी से रिलेटेड इंटरेस्ट। अब पेक्यूनरी इंटरेस्ट को मैं समझाता हूं। लेट्स सपोज एक पर्सन है ए, क्लियर। अब ए के दो लड़के हैं, S1 एंड S2, क्लियर। अब ये प्रॉपर्टी है ए की, पहले ए की प्रॉपर्टी, इससे क्या आता है, रेंट आता है, प्रॉफिट आता है, कुछ भी मान लीजिए, क्लियर। अब उसने क्या करा, ये प्रॉपर्टी आधी आधी, या ये प्रॉपर्टी दोनों किसके नाम, ये प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, इन दोनों के नाम कर दी, S1 एंड S2 के। क्या कंडीशन रखी, तुम पर मंथ क्या दोगे मुझे, 10,000 रुपीज पर मंथ मुझे दोगे, क्लियर। ये एनी कंडीशन डाल दी। अगर डिस्प्यूट होता है S2 के बीच में कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे थी या ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे है, तो क्लियर यहाँ पे ए भी क्या दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है अंडर सेक्शन 18। क्यों, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है, डिस्प्यूट है, और इस प्रॉपर्टी पे ए का क्या है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। आप रिलेट कर पा रहे हैं एग्जाम्पल को? अगर नहीं समझ आता, थोड़ा सा एक बार वीडियो को बैक करना, अगेन इस एग्जाम्पल को समझना। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, क्लियर। तो यहां से हमें समझ आ गया। देन सेकंड, बाय पर्सन हुम इंटरेस्ट डराइव्ड। अब इंटरेस्ट डराइव्ड मतलब कैसे है, जैसे इसी एग्जांपल को मैं बताता हूं। ए ने क्या करी, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी किसे, S और S1 को, क्लियर। तो जिन्हें यानी कि इन्हें प्रॉपर्टी, ये घर किससे मिला है, ये इंटरेस्ट किससे ड्राइव हुआ है, किससे मिला है, ए से मिला है। जो ये प्रॉपर्टी है, ये इंटरेस्ट है, ये किससे मिली है प्रॉपर्टी, ए से ड्राइव हुआ है इंटरेस्ट, किसको, एस को एंड S1 को, क्योंकि ए ने क्या करी, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, क्लियर। अगर S और S1 के बीच में डिस्प्यूट होता है और वो कहते हैं, एस कहता है मेरी प्रॉपर्टी, S1 कहता है पूरी प्रॉपर्टी मेरी गिफ्ट करी गई है, तो ए भी क्या कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, एडमिशन कर सकता है, क्लियर। तो अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 18 में, आपने किन किन चीजों को डिस्कस करा, सबसे पहले पार्टी, बिल्कुल सही। देन आपने क्या देखा, पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, देन वो पार्टी जिसका क्या हो, इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर में, और वो पर्सन जिससे इंटरेस्ट ड्राइव हो, क्लियर, पार्टीज को, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, बिल्कुल सही, एडमिशन कर सकता है। तो सेक्शन 18 के अंदर 5 पर्सन थे, हमने पांचों पर्सन को डिस्कस कर लिया कि कौन कौन पर्सन क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, ये मैं चार्ट फॉर्म में भी आगे डिस्कस कर रखा, आने वाली स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को कंप्लीट करूंगा मैं। अब सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, एडमिशन बाय पर्संस whose position must be proved as against party to the suit, statement made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit। यहाँ किस बारे में बात करी गई है, थर्ड पर्सन के बारे में बात करी गई है। इसके इलस्ट्रेशन से आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इफ सच स्टेटमेंट्स would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। अब देखो, इसे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, इलस्ट्रेशन ही डिस्कस कर रहा हूं मैं, देन उसे रीड आउट भी कर दूंगा। एक पर्सन है, कौन, ए, कौन है बच्चों, ए, क्लियर। एक पर्सन कौन है, बी, क्लियर। अब जो बी है, उसके बिहाफ पे जो ए है वो क्या करता है, रेंट
रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? रेंट रिसीव करता है। यानी कि ये मान लीजिए बी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्लियर। अब वो भाई बहुत बड़ा इंसान है, तो वो हर जगह जाके फ्लैट्स हैं, उसके बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, उनसे जाके रेंट नहीं ला सकता। तो उसने क्या कर रखा है? ए को हायर कर रखा है एज अ एजेंट कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है जाके सबसे रेंट लेके आना है, क्लियर। अब एक पर्सन है सी, क्लियर, उससे रेंट लिया बट बी को दिया नहीं, या उससे रेंट नहीं लिया, क्लियर। कोई भी सिचुएशन आप मान लीजिए कि ए ने सी से रेंट नहीं लिया, क्लियर। तो बी ने क्या करा? ए पे केस कर दिया। क्या केस करा? भाई लॉस सफर हो रहा है उसे, तो कि उसे पेमेंट नहीं मिली। लेट्स सपोज उसकी मेन शॉप थी, पर महीना उसको 50,000 रुपये आता था, ठीक है, सी से। अब सी से उसने लिया या दिया नहीं, या सी से ए ने लिया ही नहीं, क्लियर। अब इसमें क्या कहा गया है? अगर सी की, अगर हम बात करते हैं सी एडमिशन कर दे, यानी कि सी स्टेटमेंट दे दे कोर्ट में कि हाँ ए ने नहीं लिया, क्लियर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या बता रही है? ए की लाइबिलिटी को बता रही है। और ए क्या कह रहा है कि सी तो लाइबल ही नहीं है पे करने के लिए, और सी यही कह दे कि मैं लाइबल हूं पे करने के लिए रेंट, किसे? बी को। मैं लाइबल हूं पे करने के लिए रेंट, किसे? बी को। तो यहां पे जो ए है वो क्या हो जाएगा? लॉस पे करना पड़ेगा, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, किसे? बी को, क्लियर। ए को। अब यहां पे समझिए क्या कहा कि जब थर्ड पर्सन पार्टी के राइट को बता रहा है, वो ऐसी पोजीशन पे है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पार्टी के राइट और लाइबिलिटी को बता रही है, क्लियर। राइट और लाइबिलिटी का मतलब कैसे हो गया? ए और बी को समझो, इसने कहा कि हाँ जी मुझे सी के पेमेंट दे दे, तो बी का राइट है भाई पैसे लेने का, क्लियर, और इसकी लाइबिलिटी थी पे करने की, इसने पे नहीं करा, क्लियर। तो एक बार रीड आउट करते हैं। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए क्या है भाई? बी का क्या कह लीजिए? एजेंट कह लीजिए, जो किसके लिए रखा गया? रेंट कलेक्ट करने के लिए, क्लियर। बी ने क्या करा? केस करा किस पे? ए पे। बी स्यूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी। जो सी पे रेंट क्या हो गया था? ड्यू हो गया था, वो आपने कलेक्ट क्यों नहीं करा, इसलिए मुझे लॉस ऑफ हुआ। उन्होंने क्या करा? बी ने ए पे केस कर दिया, क्लियर। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए ने क्या करा कि भाई सी पे तो कोई रेंट ड्यू ही नहीं है, क्लियर। अब ए स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन, यानी कि सी कह देता हाँ भाई मुझे तो पे करना था, क्लियर, मेरे पे तो ड्यू है। तो ये पर्सन भी क्या कर सकता है? एडमिशन दे सकता है अंडर सेक्शन 19, क्लियर। ये फैक्ट क्या माना जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, किसके अगेंस्ट में? ए के अगेंस्ट में, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन नंबर 20 किस बारे में बात कर रहा है? एडमिशन बाय अ पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू पार्टी टू द सूट। Statement made by person to whom a party to the suit has expressly referred for the information in respect to the matter in dispute or admission. अगर हम बात करते हैं इसके भी एग्जांपल से, इलस्ट्रेशन आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ए और बी, ए कहता है भैया मेरा घोड़ा ले लो, क्लियर। अब बी कहता है यार तुम्हारा घोड़ा साउंड माइंड है, ऐसा तो नहीं है पागल है, कहीं हॉर्स राइडिंग ना कर पाऊँ मैं ढंग से, क्लियर। तो वो कहता है गो एंड आस्क सी, जाओ सी के बस सी से जाके पूछो, सी उस घोड़े के बारे में सब कुछ जानता है। तो जो सी की स्टेटमेंट होगी वो भी क्या होगी? एडमिशन मानी जाएगी, क्लियर। इसे हम डॉग के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि भाई एक पर्सन था ए, बी आया क्या? ए से कुत्ता खरीदने के लिए, क्लियर, कि भाई मुझे अपना डॉगी दे दो। उससे पूछता है ये भाई आपका जो डॉगी है वो काटता तो नहीं है, कहीं इसका जो नेचर हो वो बहुत ज्यादा खूंखार हो, काटता हो, पोलाइट ना हो, क्लियर। तो ये कहता है ए जाओ और सी से पूछ लो। सी कौन है? जस्ट सपोज ये मान लीजिए कि उस डॉगी की क्या करता है? टेक केयर करता है, मतलब यानी कि एक पर्सन होता है जो उसके क्या करता है? मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, इवनिंग वॉक के लिए जाता है, एंड ऑल सारे काम करता है उस डॉगी का, क्लियर। जाके सी से पूछो, वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर। तो जो सी बताएगा उस डॉगी के बारे में, यानी कि सी भी क्या कर सकता है? जो स्टेटमेंट देगा वो क्या कहलाई जाएगी? एडमिशन कहलाई जाएगी, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। अब जो मैंने आपको बताया अभी तक पढ़ाया, सेक्शन 18, 19 एंड 20, किसे छोड़ के 17 में तो क्या था? एडमिशन डिफाइन था, क्लियर। तो एक बार हल्का सा चार्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 18 क्या बता रहा है? कौन कौन से पर्सन क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं। पार्टी टू केस, अगर हम बात करें केस में जो पार्टीज हैं, क्लियर। ऑथराइज्ड एजेंट, क्लियर, इसके पार्टीज के।
पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, इसमें एग्जांपल क्या बताया था मैंने, बिल्कुल सही। पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर क्या कर रहा है, उसके बिहाफ पे एडमिशन कर रहा है। क्लियर। पर्सन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या पेकुनरी इंटरेस्ट हो किसी भी सब्जेक्ट मैटर में, यानी कि प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो या पेकुनरी इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर में, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। लास्ट वन कौन थे, जिस पर्सन से इंटरेस्ट ड्राइव्ड हुआ हो। तो मैंने आपको बताया था फादर ने क्या करा था, प्रॉपर्टी अपने सन को दे दी थी, दो सन थे S1 एंड S2, तो जिससे S1 और S2 को इंटरेस्ट ड्राइव्ड हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टी फादर से मिली है, तो वो फादर भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। क्लियर। सेक्शन नंबर 19, पर्सन whose position must be proved as against party to the suit, यानी कि ना ही वो सूट की पार्टी है वो पर्सन, जैसे ए और बी के बीच में सूट हो रहा है, बट सी की स्टेटमेंट भी क्या होगी, एडमिसिबल होगी, सी भी एडमिशन दे सकता है। क्लियर। एग्जांपल क्या बताया था, प्रिंसिपल एजेंट, ए क्या करेगा, कलेक्टर रेंट करेगा, उसने कहा सी पे ड्यू ही नहीं है रेंट, और सी आके कह देता है कि हाँ मेरे पे रेंट ड्यू है, क्योंकि सी बता सकता है कि हाँ मेरे पे रेंट ड्यू है। क्लियर। सेक्शन 20, पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू सूट, हॉर्स वाला एग्जांपल, ए और बी के बीच में हॉर्स कैसा है, जाके सी से पूछ लो, सी सब कुछ जानता है, तो सी की स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी एडमिशन, यानी कि सी भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 21 की। देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने में, ये चार्ट्स बनाने में, फिर आपको वीडियो बना के एडिट होके सब चीज़ मिलती है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगर आप कुछ भी कमेंट लिखते हैं। अगर नेगेटिव कमेंट भी है, मीन्स अगर वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं भी समझ आता, वो भी मेरे लिए क्या होता है, एक तरीके से मोटिवेशन होता है, क्योंकि अगर आप जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएंगे तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में नहीं करूंगा। तो प्लीज आपके दोनों ही पॉइंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है, रेलिवेंट है, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी चीजों को सही करने के लिए, बेटर करने के लिए, इस चैनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबकी वजह से ही ये चैनल चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कम टू द टॉपिक। Section 21, proof of admissions against person making them and by or on their behalf admission are relevant may be proved as against the person who make them or his representative in interest। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, आप एडमिशन किस चीज़ का कर सकते हैं, सेल्फ हार्मिंग का कर सकते हैं। यानी कि एक ए पर्सन है, ए और बी के बीच में सूट लग रहा है, बी ने क्या कहा कि तुमने चोरी करी है मेरे घर पे, ए क्या कर सकता है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन कर सकता है कि हाँ मैंने 10 मार्च को 2022 में आपके घर पे रात के 10 बजे चोरी करी। क्लियर। ये एडमिशन हो सकता है, क्यों, ये ऐसा एडमिशन क्या है, सेल्फ हार्मिंग है। बट अगर बात करते हैं, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट सेल्फ सर्विंग, यानी कि सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट नहीं कर सकते, सॉरी सेल्फ सर्विंग हमारा एडमिशन नहीं माना जाता। ए ये नहीं कह सकता, अगर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, ये घर बी कहता है मेरा है, ए कहता है मेरा है, क्लियर, इस चीज को हम एडमिशन नहीं कहेंगे। ए कह रहा है कि हाँ ये घर मेरा है, सेल्फ सर्विंग अपने फेवर में कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है ए, क्लियर, तो वो हमारी एडमिसिबल नहीं है, एडमिशन नहीं मानी जाती। क्लियर, वो अलाउड ही नहीं है। बट अलाउड है किन सर्कमस्टांसिस पे, एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, 3 एक्सेप्शन है। इन द सिंपल वर्ड्स, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन आर अलाउड टू बी प्रूव्ड बाय द अपोजिट पार्टी, जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है वो अलाउड है प्रूव करने के लिए, एंड सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट नॉट अलाउड। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट क्या है, अलाउड नहीं है टू प्रूव हु मेड दोज स्टेटमेंट। कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक्सेप्शन। भी एक्सेप्शन क्या है, जहां पे हमारी बिल्कुल सही सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट यानी कि सेल्फ सर्विंग एडमिशन क्या होंगे, अलाउड होंगे। क्लियर। मे भी ऐसा हो सकता है बच्चों, कई बार आपको जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ शायद ना दिखे, कई बार जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं वर्ड साथ साथ बोलता भी हूँ। एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between the third person under section 32।
अगर हम ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं, 32 किसके बारे में बात करता है? 32, अगर हम बात करते हैं 32 क्लॉज 1 के बारे में, क्या है? क्या है ये? डीडी, डाइंग डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई पर्सन, एक ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, क्लियर? अब बी ने क्या करा? ए पे गोली चलाई, क्लियर? अब ये उसने सी को बताया। अगर ए मर गया तो वो किसके अंदर, सेक्शन के अंदर एलिमेंट हो जाएगी? अंडर सेक्शन स्टेटमेंट, अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन। अगर ए बच गया तो ये जो स्टेटमेंट करी गई है ए के द्वारा वो हमारी सेल्फ सर्विंग है, क्लियर? अपने फेवर में करी गई है स्टेटमेंट, तो वो हमारी सेक्शन बिल्कुल सही 21 के अंदर क्या हो जाएगी? रेलिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ने अपने फेवर में करी है कि हाँ मुझे बी ने गोली मारी और वो बच गया, तो ये जो स्टेटमेंट है किस सेक्शन के अंदर? अंडर सेक्शन 21 क्या हो जाएगी? सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, सेल्फ सर्विंग एडमिशन हो गई और रेलिवेंट हो जाएगी, क्लियर? कम टू द सेकंड एक्सेप्शन, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड by or on the behalf the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or fact an issue made at about the time when such state of mind and body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। अब देखिए, ये स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, आपने कहीं स्टेट ऑफ माइंड और एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी कहीं पढ़ा है किसी सेक्शन में? क्लियर? तो यहाँ पे एक आ गया है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो देखिए यहाँ पे एक आ गया है, अगर कोई भी पर्सन है उसका स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी पता चल रहा है प्लस उसका कंडक्ट भी ऐसा है, तो वहां पे स्टेटमेंट वो दे सकते हैं, यानी कि एडमिशन सेल्फ सर्विंग क्यों ना हो। जैसे अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है? अपने पेट पे दबा रहा है, क्लियर? और बता रहा है उसे स्टमक पेन है। या कोई पर्सन है उसे हेडेक हो रहा है बहुत तेज और वो अपने सर पे क्या कर रहा है? दबा रहा है या हल्का टक टक जैसे प्रेस करते हैं ना, वो कर रहा है। तो ये सब चीज भी क्या है? ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होंगी, एडमिशन दे सकता है पर्सन, क्लियर? एंड जो थर्ड एक्सेप्शन है वो बस इतना सा कहा गया है, एंड एडमिशन में बी प्रूव्ड by or on the behalf of the person making it if it is relevant otherwise as then as the admission। यानी कि अदर किसी सेक्शन में, यानी कि अंडर सेक्शन 11, 12, 13 रेलिवेंट है और वो क्या है? इवन सेल्फ सर्विंग है, तब भी एडमिशन हो सकता है, अलाउड करा जाएगा, क्लियर? तो ये तीनों एक्सेप्शन होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 22, when oral admission as to the content of the document are relevant। पहली बात ये, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के बारे में आप क्या दे रहे हैं? ओरल एडमिशन दे रहे हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं होता। बट किस सिचुएशन में होगा देखते हैं। ओरल एडमिशन as to the content of the documents are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document। देखिए ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको बताया था ये डॉक्यूमेंट है, ये इसके क्या है? कंटेंट्स है, काफी सारी चीज लिखी हुई है। आप इसका ओरल एडमिशन कर सकते हैं? आंसर नो। किस सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं? फर्स्ट सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आया जब वो पर्सन क्या हो? एंटाइटल्ड हो। किस चीज के एंटाइटल्ड हो? सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। किस चीज के लिए सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है वो पर्सन? उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन कर रहा है। जब वो पर्सन सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए क्या होगा? एंटाइटल होगा, तब वो ओरल एडमिशन कर सकता है। किससे? इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड, क्लियर? सेकेंड, और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में क्या हो? जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन ही नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तब भी पर्सन क्या कर सकता है? ओरल एडमिशन कर सकता है। तो देखिए मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख रखा है, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ द
डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट, यानी कि हम ओरल एडमिशन दे सकते हैं किससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड। कब? दो सिचुएशन, जब पर्सन क्या हो, एंटाइटल हो किस चीज के लिए, सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए। क्लियर? सेकंड, जब जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या हो, क्वेश्चन में हो, यानी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, इस चीज से रिलेटेड क्या हो, सूट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ओरल एडमिशन कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 22 कैपिटल ए, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलिवेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए अगर हम बात करते हैं, उसके लिए भी हम ओरल एडमिशन या ओरल एविडेंस नहीं दे सकते जनरली। कब दे सकते हैं, किस सिचुएशन में ओरल एडमिशन कर सकते हैं हम, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट से रिलेटेड कब हम ओरल एडमिशन कर सकते हैं। ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर नॉट रेलिवेंट अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइननेस क्वेश्चन में है। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो जेन्युइन है या नहीं है, ये चीज क्या है, क्वेश्चन में है, तब हम क्या कर सकते हैं, ओरल एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन 22 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डेट क्या है, 17/10/2000। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 22 कैपिटल ए कब इंसर्ट करा गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, बाय इंफॉर्मेशन यानी कि आईटी एक्ट 2000, क्या डेट थी, 17/10/2000 में इंसर्ट करा गया था 22 कैपिटल ए। प्रीलिम्स में या लॉ पेपर में काफी बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने पॉइंट ऐड ऑन कर दिया था। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 23 admission in civil cases when relevant. In civil cases no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given. Let's suppose सिविल मैटर के बारे में बात करते हैं, सिविल केसेस के बारे में बात करते हैं, ए और बी ने क्या कर रखा है, डिसाइड कर लिया, ये दोनों पार्टी ने क्या डिसाइड कर रखा कि देखो एक्सप्रेस कंडीशन लगा रखी है, एक्सप्रेस कंडीशन लगा रखी है कि हम क्या नहीं करेंगे, एविडेंस नहीं देंगे। ठीक है, दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, कि हम एविडेंस नहीं देंगे। ठीक है, सेकंड, अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज अग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, यानी कि किन किन सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी या तो एक्सप्रेस कंडीशन लगा रखे हो या सर्कमस्टांसेस डिसाइड कर रखे हो। क्लियर? दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड कर रखा, भैया इन्होंने एग्रीड कर रखा, दोनों ने एक दूसरे ने डिसाइड कर रखा कि इन सर्कमस्टांसेस पे क्या कर रखे हैं, हम एविडेंस नहीं देंगे। ठीक है, एक्सप्रेस कंडीशन लगा रखी हो। कम टू द एक्सप्लेनेशन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, लीडर, अटॉर्नी, वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। अगर हम बात करते हैं 126 सेक्शन के बारे में, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है सेक्शन नंबर 23 का, बैरिस्टर है, वकील, अटॉर्नी, लीडर, वो क्या करेंगे, एविडेंस देंगे। क्लियर? अगर उन्हें कंपेल करा गया एविडेंस देने के लिए, किस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 126 में। देखिए इस एक्सप्लेनेशन को 2 मिनट वेट करिए, नेक्स्ट स्लाइड में ही हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे जब मैं आपको 126 बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 23, वो हमारा एप्लीकेबल होता है केवल सिविल केसेस में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 126 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहले मैं आपको वो जनरली ओवरव्यू दे देता हूँ। वकील और क्लाइंट के रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्लाइंट जो कुछ भी बताता है, वकील की क्या है ड्यूटी है, उसे क्या रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे, यानी कि जो भी इस क्लाइंट ने जो भी कुछ बताया है अपने बारे में, ये चीज़ हुई है, उसे बाहर ना बताए, यानी कि डिस्क्लोज ना करे। वो क्या है, ड्यूटी है किसकी, वकील की। ठीक, इन दोनों की कम्युनिकेशन को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। अब रीड आउट करते हैं, नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील shall at any time be permitted unless his clients express consent to disclose any communication made him in the course। वकील हो, लीडर हो, अटॉर्नी हो, बैरिस्टर हो, उसके साथ क्लाइंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन करी गई है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता अनलेस, जब तक जो क्लाइंट है वो क्या ना करे, एक्सप्रेस कंसेंट ना दे, किस चीज़ की, कि आप कम्युनिकेशन को क्या करो, डिस्क्लोज करो। क्लियर? यानी कि जब तक क्लाइंट नहीं कहता कि हाँ आप कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकते हो, कंसेंट नहीं देता, तब तक वकील, लीडर, अटॉर्नी, बैरिस्टर कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कम्युनिकेशन जो इन दोनों के बीच में हुई है। क्लियर?
नो बैरिस्टर अटॉर्नी प्लीडर वकील मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस। अगर हम कहते हैं बैरिस्टर अटॉर्नी प्लीडर वकील, हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को क्या करो, रिवील करो, डिस्क्लोज करो, क्लियर, जो आपके और आपके क्लाइंट के बीच में हुई है। बट देयर आर टू सर्कमस्टांसेस, जो एक्सप्लेनेशन भी कह रहा था, दो सर्कमस्टांसेस पे बैरिस्टर अटॉर्नी लीडर वकील क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो उनकी क्लाइंट के साथ हुई है। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन द फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, यानी कि क्लाइंट ने कुछ इलीगल पर्पस के बारे में सारी कम्युनिकेशन हुई थी वकील के साथ, लीडर के साथ, बैरिस्टर के साथ, किसी के भी साथ। तो यहाँ पे क्या कर सकता है वो वकील, बैरिस्टर, लीडर क्या कर सकता है, रिवील कर सकता है क्लाइंट की कंसेंट के बिना। क्लियर, क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट के बिना भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। वो किससे रिलेटेड है, इन द फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। क्लियर, कम टू द सेकंड, any fact observed by any barrister, pleader, attorney, vakil in the course of his employment as such, showing that any crime or fraud has been committed, यानी कि कोई क्राइम कमिटेड करा जा रहा है, यानी कि जैसे सपोज सी और वी, इन दोनों की कम्युनिकेशन है। अब सी बता रहा है कि मैं नेक्स्ट डे ए को किल करने वाला हूँ, ये क्राइम कमिट कर चुका हूँ, मैं अभी अभी ए को मार के आया हूँ। तो यहाँ ये कम्युनिकेशन क्या कर सकता है, जो वकील है, वो पर्सन है, वो क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट। अब ये चीज समझ आ चुकी होगी जब आप इसे रिलेट करोगे एक्सप्लेनेशन से। सेक्शन नंबर 31, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉपल। अगर हम बात करते हैं एडमिशन की, तो सेक्शन 31 कहता है कि एडमिशन क्या नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ किस सेक्शन में डिफाइन है, अंडर सेक्शन 4 में क्या है, डिफाइन है किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872। अगर हम बात करते हैं किसकी, कंक्लूसिव प्रूफ की, तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है एडमिशन, वो क्या है, बट में स्टॉपल। वो क्या है, स्टॉपल है। अब स्टॉपल कहीं उन्हें नहीं पढ़ा हुआ, शायद वर्ड के बारे में नहीं भी बताऊं, तो जो स्टॉपल है 115, 116, 117 एविडेंस एक्ट का स्टॉपल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखिए यहां आप एक चीज समझिए, जो हमने एडमिशन करा, जैसे ए ने क्या करा, कोर्ट में एडमिट करा कि मैंने 10 जनवरी को बी के यहाँ क्या करी थी, चोरी करी थी। क्लियर, ये उसने क्या कर लिया, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन कर लिया, जो अलाउड है हमारे लॉ में। क्लियर, ये एडमिशन हो गया। अब बात करते हैं ए, इसके रिगार्डिंग ये क्या लिखा मैंने, रिबर्टेबल, यानी कि प्रूफ तो दे सकता है, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रूफ तो दे सकता है कि हाँ मैं कहीं और था, बट इस स्टेटमेंट के कॉन्ट्रैरी, अपोजिट, यानी कि अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। यानी कि एक चीज कह लीजिए, अगर एक पर्सन ने कोई चीज एडमिट करी है, उस एडमिशन के बाद, उस एडमिट के बाद वो पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हाँ भाई ये चीज तो मैंने नहीं कही थी, यानी कि जो चीज कह दी उससे सिंपल वर्ड्स में कह ले मुकर नहीं सकता। क्लियर, जो चीज मैंने कही है मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। तो एडमिशन हो गया तो मैं ये नहीं कह सकता कि एडमिशन मैंने नहीं करा, या कुछ बातों को घुमाने लग जाए, या कुछ और कहने लग जाए, या उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में कुछ कॉन्ट्रैरी यानी कि अपोजिट नेगेटिव स्टेटमेंट कहने लग जाए। क्लियर, हाँ ये बात हम कह सकते हैं कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, रिबर्टेबल है, यानी कि रिबर्ट कर सकता है ए, बट स्टॉपर लगेगा। ठीक है, रीड आउट करते हैं, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड, जिस मैटर पे एडमिट करा गया है, यानी कि जो भी मैटर एडमिट करा, एडमिशन दिया ए ने, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल अंडर द प्रोविजंस, यानी कि उस पर्सन पे क्या लगेगा, ए पे क्या लगेगा, स्टॉपल लगेगा एडमिशन पे, ए के एडमिशन पे। वो पर्सन ए बिल्कुल सही कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता अगेंस्ट एडमिशन। होपफुली आप सभी को पूरा टॉपिक एडमिशन अच्छे से समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, नोट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, स्टोरीज में मेंशन करिए मुझे। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे जाकर फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेजेस करिए, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी आपके थॉट हैं कि सर आपकी वीडियोस में बैकग्राउंड नॉइज है ना, वैसे मैं नाइट के टाइम वीडियोस शूट करता हूँ सारी, कि जिससे कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वॉइस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड, सर स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है, वॉइस में दिक्कत आ रही है, वीडियो कुछ भी फ्लक्चुएशन, कुछ कंटेंट नहीं दिख रहा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बताइए।
अगर एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो भी प्लीज़ मुझे बताइए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।